महाराष्ट्र की सियासत में ऑपरेशन टाइगर का क्लाइमैक्स चल रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कल ऑपरेशन टाइगर को फुल प्रूफ बताते हुए जल्द बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने का दावा किया था। आज उद्धव गुट के 6 बागी सांसद शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं। सभी बागी सांसद मिलकर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर शिंदे गुट में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में चल रही सियासी हलचल पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता विवेक गुप्ता। विवेक, बताइए आखिर क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? यूबीटी के बागी सांसदों को लेकर फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? निकिता, देखिए, आपको एक बड़ा अपडेट देना चाहेंगे कि यूबीटी के 9 में से 6 लोकसभा बागी सांसद जो हैं वो अब फिलहाल वाईबी चौहान जो सेंटर है वहां पर पहुंच चुके हैं। और मेरे पीछे काफी ज्यादा हलचल यहां पे अभी हो रही थी। और जितनी ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की है और जितने मंत्री हैं शिवसेना के वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और उनके साथ 6 बागी सांसद जो जिनका लोकेशन अपडेट नहीं मिला था, अब ये ऑफिशियली एकनाथ शिंदे के साथ इसी हॉल में 6 बागी सांसद जो यूबीटी के साथ थे अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि अब ये ऑफिशियल हो चुका है कि जो 6 यूबीटी के सांसद थे जो बागी हो चुके थे अब वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। और देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी वाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यूबीटी के कार्यकर्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू ना करें इसलिए पुलिस का यहाँ पे कड़ा बंदोबस्त है। बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पे लगी हुई है। अगर मैं अपने कैमरामैन अयाज को बोल सकूँ आपको बाहर की तस्वीर दिखाए, ये देखिए पूरे के पूरे वाईबी सेंटर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये इसलिए तब्दील किया गया है निकिता, क्योंकि देखिए यूबीटी के लोगों ने, यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बोला था कि बागी नेताओं को ये लोग शिवसेना के स्टाइल में समझाएंगे तो उनके ऊपर कोई हमला ना हो, उनके ऊपर कोई चीज फेंकी ना जाए और वो सुरक्षित यहाँ पर वाईबी सेंटर में आ जाए। उसके लिए देखिए पुलिस का बंदोबस्त बहुत ज्यादा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना खराब हो उसके लिए पुलिस ने अपना पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है। अब जो है एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है उनके साथ उद्धव गुट के अब 6 बागी सांसद जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अगर मैं कैमरा में आयाज को आप देख सकते हैं कि 4th फ्लोर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा कि 6 के 6 बागी सांसद अब जो है शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट निकलता ये है क्यों इस जगह को चुना गया। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये वाईबी चौहान है। वाईबी चौहान सेंटर इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शरद पवार का दफ्तर है। शरद पवार का दफ्तर है। अभी भी जब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा कि एकनाथ शिंदे के साथ 6 बागी सांसद जुड़ रहे हैं, अभी भी इसी इमारत में जो मेरे पीछे है 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पर शरद पवार, सुप्रिया सुले भी मौजूद है क्योंकि उनका ऑफिस है। इसलिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इस लोकेशन को चुना गया। तो एक साफ संदेश दिया जा रहा था एकनाथ शिंदे की तरफ से कि वो खुलकर जितने बागी सांसद है वो उनको अपने पार्टी में शामिल करेंगे और मुंबई में करेंगे और मुंबई में होने के बाद उस जगह पे करेंगे जहां पर शरद पवार का दफ्तर है। तो एक तरीके से एक बड़ा जो संदेश है वो देखना चाहते थे। शक्ति प्रदर्शन के तहत बोल सकते हैं या फिर अपना पावर बोल सकते हैं कि उनके दफ्तर में के ही जगह पर सारे बागी सांसदों को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। तो अब जो है उद्धव गुट के पास जो 9 लोकसभा सांसद थे अब 6 जो एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक 2/3 जो सांसद हैं, यानी कि 9 का जो 2/3 होता है वो 6 सांसद होते हैं। अगर 6 सांसद में से एक भी सांसद कम होते तो एंटी डिफेक्शन लॉ होता और उनकी सदस्यता रद्द हो जाती। इसलिए कम से कम 6 सांसद तो होने ही चाहिए थे। अब जो है एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें लगेगा नहीं क्योंकि 2/3 की जो संख्या है 6 सांसद वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। अब ऑफिशियली हम बोल सकते हैं कि उद्धव गुट के जो बाकी सांसद थे अब ऑफिशियली शिवसेना गुट में शामिल हो चुके हैं। निकिता जी बिल्कुल विवेक, और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये ताजा तस्वीरें वाईबी चौहान सेंटर से और जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे शुरू होने वाली है। इस खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक रुख करते हैं कुछ और खबरों का। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी मामले में अब एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार है। एसआईटी का गठन 13 जून को किया गया था और 1 सप्ताह में एसआईटी को पहली रिपोर्ट देनी थी। अभी तक एसआईटी ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 100 से ज्यादा कर्मचारियों से पूछताछ कर चुकी है। चढ़ावे की रकम गिनने वाले 7 लोगों से भी पूछताछ की गई है। आपको बता दें टीम ने 2021 से लेकर अभी तक के दस्तावेज भी खंगाले हैं। इधर इस मामले पर राजनीति भी जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईटी जांच पर संदेह जताया है। तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह पाएंगे, लेकिन ये तय मानिए जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ये सरकार की प्रतिबद्धता है। विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। एसआईटी पर सवाल खड़े उनसे पूछिए कि जब बाबरी मस्जिद पर चंदा एकत्र होता उस पर आप नहीं बोले, आज तक क्या होगा?
मदरसे अवैध चल रहे हैं उन पर बोलो, जो आपके मदरसे हैं वो कहाँ कहाँ गड़बड़ी किए हैं, बॉर्डर पर मदरसों में क्या हो रहा है, हमारी सरकार ने कार्रवाई की, उस पर एक शब्द बोलो। नहीं बोलेंगे अखिलेश जी, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं। तो क्या एसआईटी जांच में राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का खुलासा हो जाएगा? भक्तों के विश्वास को किसने पहुंचाया धक्का? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। चढ़ावे में चोरी शाम 7:57 पर। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए कल से फिर बातचीत शुरू होगी। इसके लिए आज शाम अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली पहुंचेंगे। बातचीत का यह दौर आखिर क्यों इतना अहम है, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए आखिर ये बातचीत इतनी अहम क्यों है? देखिए, बातचीत 3 मायने में काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो ये कि 99% डील का हिस्सा लगभग पूरा हो चुका है, सिर्फ 1% पे पेंच फंसा, उसको अंतिम रूप देना है। और शायद यही वजह है कि यूएस की तरफ से ट्रेड के प्रतिनिधिमंडल के साथ साथ यूएसटीआर खुद यहां पर आ रहे हैं, आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे, यानी कुछ बड़ा करने की तैयारी है। दूसरी चीज, ये ट्रेड डील इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बातचीत से पहले जब अमेरिका ने यह ऐलान किया था कि भारत पर हम 18% टैरिफ लगाएंगे, 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाएंगे, तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने वहां के रेसिप्रोकल टैरिफ को रद्द कर दिया, तब फिर चुनौती ये उठी कि 18% जो अमेरिका ने तय किया था, अब 18% तो रह नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वहां की साफ तौर से कह दिया कि आपका रेसिप्रोकल टैरिफ ही अवैध है। अब वो नया टैरिफ दर क्या होना चाहिए, ये एक बातचीत का पहला केंद्र बिंदु है। दूसरा, इस बातचीत का केंद्र बिंदु यह है कि सेक्शन 301 के तहत भारत समेत 60 देशों पर 12.5% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव यूएस ने रखा है। अब सवाल ये उठता है कि आप 12.5% जो टैरिफ लगाएंगे, जो ट्रेड डील के तहत टैरिफ तय करेंगे, उससे ऊपर होगा क्या? अगर होगा तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो भविष्य में आप ऐसे कोई अतिरिक्त टैरिफ ना लगाएं, इसका कोई तरीका निकाला जाए। तो ये बातचीत के केंद्र में रहने वाला है। और एक बात और जो खास बता दूं आपको कि अभी 10% टैरिफ अमेरिका ने सभी देशों पर लगा रखा है, भारत उसमें शामिल है, उसकी मियाद 24 जुलाई को खत्म हो रही है। 24 जुलाई के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो अनिश्चितता खत्म करना है, टैरिफ दर ऐसा रखना है जो भविष्य में स्टेबल रहे, ये प्राथमिकता होगी। यही वजह कल से 2 दिनों की बातचीत होगी, जिसमें पीयूष गोयल भी होंगे, वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी भी होंगे, और यूएस ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच उच्च स्तरीय बातचीत का पहला चरण पूरा हो गया है। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और ईरान की तरफ से विदेश मंत्री की अगुवाई में बातचीत हुई। इस दौरान यह तय किया गया कि अगले 60 दिनों में दोनों पक्षों के बीच समझौते को लागू करने के तौर तरीके पर काम किया जाएगा। और इस बैठक में क्या खास रहा है, जानने के लिए फिर एक बार चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए यूएस ईरान के बीच बातचीत में क्या खास रहा है? देखिए, सबसे खास बात तो ये रही कि ये बातचीत मेरे हिसाब से सफल रही, क्योंकि जितना उथल पुथल बातचीत से पहले था, उथल पुथल के बीच में बातचीत होना, तनावपूर्ण माहौल में बातचीत होना, और इस तरीके से बातचीत होना कि 18 घंटे तक लंबी खींचतान वाली बैठक हुई। बैठक सफल इस मायने में हुई कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि आगे करना क्या है। तो आगे क्या करना है, 60 दिनों के भीतर दोनों पक्ष में जो एमओयू साइन हुआ है, उस एमओयू को लागू करने का, या फिर कहे अंतिम डील करने का रोड मैप तैयार किया गया। उस रोड मैप पे दोनों पक्ष यहां पर सहमत हो गए। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात कि बातचीत से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो जाने जाते हैं उल्टे पुल्टे बयान देने के लिए, यह कहकर काफी ज्यादा माहौल को तनावपूर्ण कर दिए थे कि अगर बातचीत नहीं मानता है ईरान, तो फिर से वो हमले पिछले की तरह दागना शुरू करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद जेडी वेंस ने उस बैठक में कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ नए सिरे से रिश्ते बेहतर किए जाएं। ट्रंप के संदेश को वहां पढ़ के बताया गया और कहा है कि आगे बढ़ना हमें सकारात्मक तरीके से। तो माहौल को वाकई ठंडा करने की कोशिश की, सकारात्मक तरीके से बातचीत हुई, और रोड मैप क्या होगा वो बैठने की बातचीत हुई। एक और चीज, लेबनान जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, उस लेबनान में भी पिछले 48 घंटे से गोलीबारी नहीं हुई है। लेबनान पे जो तनाव था वो भी काफी हद तक कम हो गया है, और सहमति दोनों पक्ष में बनी है। खास बात यह है, ईरान के पक्ष में भी, अमेरिका के पक्ष में भी। तो मुझे लगता है यहां से लेकर अगला 60 दिन काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि टेक्निकल टीम जो है ये तय करेगी कि रोड मैप क्या होगा, तकनीकी बारीकियां क्या होगी, ईरान के जब संपत्ति कैसे छोड़ेंगे, ईरान को पैसा कैसे देंगे, ये सारी बातचीत होगी। तो मेन टीम तो वापस आगे स्विट्जरलैंड से तेहरान की तरफ, लेकिन टेक्निकल टीम अब आगे बातचीत करेगी।
जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश हित में लिया गया है। हालांकि वो 9 जुलाई तक अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर कामकाज संभालते रहेंगे। स्टारमर को क्यों देना पड़ा इस्तीफा, लंदन से पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता संजय सूरी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अब आखिर जाके घोषणा की है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, और ये घोषणा तब हुई जबकि लेबर पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की एक लंबी चौड़ी साजिश कामयाब हुई पिछले हफ्ते, जबकि एंडी बर्नहम एक मेकरफील्ड में बाय इलेक्शन जीत गए। एंडी बर्नहम को खड़ा ही इसलिए किया गया था कि स्टारमर को हटाया जाए। वो पहले मैनचेस्टर के मेयर रहे थे, लेकिन अगर उन्होंने स्टारमर को चैलेंज करना था तो ज़रूरी था कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, जो कि वो बने, वो चुनाव जीते। और जबकि वो एमपी बन गए तो बहुत शीघ्र लेबर पार्टी के एमपीज ने यह तय किया कि अब समय आ चुका है, स्टारमर को जाना पड़ेगा, और ये बात स्टारमर को साफ कह दी, समझा दी। तो स्टारमर अब 9 जुलाई तक रहेंगे। उसके बाद ये कॉन्टेस्ट होगा कि उनकी जगह कौन ले, लेकिन ये लगभग निश्चित है कि वो बर्नहम ही होंगे, क्योंकि ये लेबर पार्टी में कोई नहीं मानता आज के दिन कि उनको अब बर्नहम को चैलेंज करने के लिए कोई भी खड़ा होगा। स्टारमर का रिकॉर्ड तो अच्छा रहा है एज प्रधानमंत्री, लेकिन पिछले महीने जब लोकल काउंसिल की इलेक्शन हुई तो लेबर पार्टी ने 1500 सीटें हारी। ये एक संदेश माना गया लेबर पार्टी में कि स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, और उन्होंने कहा कि अब इसमें परिवर्तन आना चाहिए, और बर्नहम के रूप में अब वो परिवर्तन आता नजर आ रहा है। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते की शुरुआत बाजार ने मजबूती के साथ की। पहले ही दिन खरीदारी का अच्छा माहौल देखने को मिला और सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। बड़ी कंपनियों के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जोरदार खरीदारी रही है। ओवरऑल कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, हफ्ते की शुरुआत तेजी के साथ देखने को मिली, जहां पर आप देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ में सेंसेक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप सब में ठीक ठाक गेंस के साथ यहां पर आपको कारोबार देखने को मिला। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से स्टॉक्स ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो एक बार के लिए आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं निफ्टी के चढ़ने वाले शेयर, और इसमें दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी बड़ा योगदान था। बाकी फार्मा स्टॉक चले हैं। आईटी में एक रिबाउंड देखने को मिला, सिप्ला में 4-4.5% की बढ़त देखने को मिली, लेकिन सारे स्टॉक्स तेजी में नहीं थे। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो फिसले भी हैं। मिसाल के तौर पर एफएमसीजी कंपनीज में से नेस्ले को देखेगा, श्रीराम फाइनेंस 1% नीचे, एशियन पेंट्स और टाइटन जैसे स्टॉक्स में हल्की सी गिरावट। लेकिन पूरे मार्केट के एक्शन को समझना ना, तो एक बार आपको दिखा देता हूं कि सभी सेक्टर्स में क्या हलचल आपको देखने को मिली। तो इंडिया विक्स लगातार कूल ऑफ हो रहा है, ये बढ़िया बात है। आईटी स्टॉक्स में आप देखें तो बड़ा रिबाउंड देखने को मिला। डिफेंस एज अ पैक अंत में बहुत बढ़िया, तकरीबन 1.5% के आसपास की गेंस देखने को मिले। कैपिटल गुड्स है, एनर्जी की बास्केट है, ऑयल एंड गैस है, रियल्टी है। इस पूरी तस्वीर में आप देखें तो सिर्फ एक एफएमसीजी ऐसी स्पेस थी जिसने थोड़ा सा निराश किया। बाकी मेटल्स में आपको खरीदारी देखने को मिली। बैंक्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं। ज़्यादातर सेक्टर्स आप देखें तो सिर्फ एफएमसीजी को छोड़कर अच्छी खासे गेंस और बढ़त के साथ बंद हुए। एजीएम के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज करीब 1.5% की तेजी रही। शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार था। ब्रोकरेज हाउसेस ने भी कंपनी पर बुलिश रिपोर्ट दी है। क्या है ये रिपोर्ट, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्टें, लगभग जितने भी दिग्गज ब्रोकरेज हाउस हैं सबने रिलायंस को कवर किया एजीएम के बाद, और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आप देखें ना तो बहुत बढ़िया टारगेट्स रेटिंग यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले आप देखिए सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 1800 का टारगेट है। जेफरीज भी 1675 बता रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल है, नोमरा, सब खरीदारी की राय दे ना, बढ़िया 1640 1655 के टारगेट्स यहाँ पर निकल कर आए। लेकिन खास बात देखें कि जो कोर कारोबार से अलग जो नए अनाउंसमेंट है, इनको लेकर ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहा है। सीएलएसए की रिपोर्ट देखिए और ये बता रहे हैं कि अगले 5 साल में कंपनी का EBITDA दुगना यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ में आप देखें तो न्यू एनर्जी की बातें लगातार हो रही थी, लेकिन अब एक नया आयाम खुला है कि कोल गैसिफिकेशन, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो सीएलएसए को भी पसंद आ रही है। बाकी ये खास बात ये कह रहे हैं कि भाव में आप देखें ना तो अभी तक पूरी तरीके से ये जो एआई है, एफएमसीजी है, मीडिया है, न्यू मटेरियल्स बिजनेस है, ये पूरी तरीके से फैक्टर इन नहीं है। तो जब जब ये फैक्टर होते जाएंगे स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी।
जेफरीज भी आप देखें तो बता रहे हैं कि जो नया एनर्जी कारोबार है इसका मोनेटाइजेशन FY27 में देखने को मिल सकता है और 2030 तक जो FMCG में इन्होंने निवेश किया था अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि 1 लाख करोड़ की आय यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और रिटेल की जो ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है इससे एक बड़ी री रेटिंग का ट्रिगर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मोतीलाल ओसवाल ये भी सेम पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं कि 5 साल में बेटा दुगना होगा और साथ में अगर आप देखें तो जो जियो लिस्टिंग है इसको लेकर भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। नोमिरा की तरफ से देखें तो अच्छी रिपोर्ट है जहां पर ये बता रहे हैं कि जो जियो की वैल्यूएशन है तकरीबन 117 से 127 बिलियन डॉलर के आसपास है और FY26 के अंत तक जो 120 मेगावाट का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो जितने भी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई हैं सब की सब बुलिश। वही रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन दमदार रहा है। ये देश की सबसे तेज ग्रोथ करने वाली FMCG कंपनी बन गई है। कंपनी ने पिछले 3 साल में 30 लाख से ज्यादा आउटलेट का नेटवर्क बनाया है और इसकी कमाई 22,000 करोड़ तक पहुंच गई है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के कारोबार और टारगेट के बारे में बता रहे मेरे सहयोगी मंगलम मालू। जी बिल्कुल, अगर आप रिलायंस के AGM के हाइलाइट्स को देखें तो बहुत सारे हेडलाइंस उनके न्यू एनर्जी बिजनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जियो के IPO की तरफ चले जाएंगे। पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कंपनी की नेक्स्ट $multi-billion अपॉर्चुनिटी उनके लिए हो सकती है, उस पर मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे पहले उनकी जो कंज्यूमर बिजनेस है वो आपको दर्शाती है रिलायंस की कैसे एग्जीक्यूट कर सकता है, कैसे ड्रीम कर सकता है। रिलायंस का जो कंज्यूमर वर्टिकल है वो 3-3.5 साल पुरानी कंपनी है और आज की तारीख में 22,000 करोड़ का उनका ग्रॉस रेवेन्यू हो चुका है। यही नंबर पिछले साल 11,500 करोड़ के आसपास था। तो पिछले साल और इस साल में 2 गुने की ग्रोथ हमने रिलायंस के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिजनेस में देखी है और ये इंडस्ट्री की फर्स्ट है। ये मेरे हिसाब से 3 साल में कोई कंपनी 20,000 करोड़ का रेवेन्यू मार्क क्रॉस करने में अपने आप में बहुत एक बड़ी माइलस्टोन है। पिछले साल 10,000 करोड़ भी उन्होंने क्रॉस किया था तो अपने आप में एक माइलस्टोन था। अब अगर आप इसे देखें तो ना कि सिर्फ रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, उसमें भी कई सारे स्टार प्रोडक्ट्स हैं। कैंपा जैसे करीब 5,000 करोड़ का उनका एनुअल रेवेन्यू है। आप इंडिपेंडेंस देखें जो उनका खुद का FMCG ब्रांड है वो भी करीब 2700 करोड़ के रेवेन्यू का कंपनी बन चुका है। और इनके सारे डिस्ट्रीब्यूशन को भी अगर आप देखें तो बियॉन्ड रिलायंस स्टोर्स 3 मिलियन प्लस 30 लाख प्लस स्टोर्स में ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ओवर 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये बाकी सारी FMCG कंपनी से काफ़ी कंपेरेबल हो गई है सिर्फ 3-3.5 साल में। तो अगर आप देखें रिलायंस का जो 22,000 करोड़ का ग्रॉस रेवेन्यू है बाकी सब कंपनीज के रिपोर्टेड रेवेन्यू से कैसे कंपेयर करता है। नेस्ले 23,000 करोड़, तो रिलायंस करीब नेस्ले के आसपास आ चुका है। और टाटा कंज्यूमर अगर आप ब्रिटानिया को देखें तो वो 20,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू करते हैं। तो रिलायंस उससे ज़्यादा बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। और बाकी सब कंपनीज को अगर देखें मैरिको, डाबर, वो सारी कंपनी से तो करीब 2 गुना हो चुका है ये रिलायंस। पिछले साल इनसे कंपेरेबल था 11,500 करोड़ के रेवेन्यू पे, पर अब 22,000 करोड़ के रेवेन्यू पे उनसे ज़्यादा ग्रो हो चुका है। और अगर आप कंपनी का टारगेट देखें तो FY30 में वो चाहते हैं कि ये जो 20-22,000 करोड़ का नंबर है 1 लाख करोड़ हो जाए और लॉन्ग टर्म वो देश के अमंग द बिगेस्ट FMCG कंपनीज बनना चाहती हैं। और अगर आप FMCG कंपनी के वैल्यूएशंस देखें, उनके सारे मार्केट कैप को देखें और स्ट्रीट की एक्साइटमेंट FMCG के अराउंड जनरली ओवर द लॉन्ग टर्म देखें तो ये एक नेक्स्ट $multi-billion अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए वैल्यू के तौर पे हो सकती है। और यही मुकेश अंबानी ने भी कहा था। बट हमने ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ों को उस वक्त देखा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और मेरे हिसाब से अगले कुछ सालों में जैसे रिटेल बिजनेस रिलायंस के लिए उनका नेक्स्ट वैल्यू ड्राइवर बन गया है, ये FMCG बिजनेस भी उसी तरह जाएगा। चलिए अब आपको बता दें आज डिलीवरी में शानदार रफ्तार रही। शेयर करीब 5% की उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर में शामिल था। डिलीवरी में तेजी के क्या है अहम ट्रिगर, बता रही है कंचन नौटियाल। मोतीलाल ओसवाल का ये कहना है कि आने वाले टाइम पे हमें यहाँ पे 20% का इजाफा जो है वो भी देखने को मिल सकता है। जो अपनी खरीदारी की राय है उसको बरकरार रखा है और उसके बाद उन्होंने बोला है कि 580 तक आपको डिलीवरी जो है वो जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए अगर इनका एक्सप्रेस बिजनेस देखें तो वहाँ पे 73% का जो ग्रोथ है हमने देखा है। इसके साथ ही साथ ई-कॉम एक्सप्रेस की जो डील है वहाँ से भी एक अच्छा खासा जो बेनिफिट है डिलीवरी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ई-कॉमर्स और कंजप्शन की जो रफ्तार है
उससे अच्छी खासी जो मोमेंटम है डिलीवरी को आती हुई दिखाई दी है। कॉस्ट कंट्रोल कंपनी अच्छे से कर रही है, जो वॉल्यूम्स है उस पर शानदार तरीके से काम कर रही है। इन दोनों की वजह से जो मार्जिन्स है कंपनी के वो हमें अच्छे खासे सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो पार्ट ट्रकलोड का बिजनेस है उसके जो मार्जिन्स है वो भी अच्छे खासे इस टाइम पे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। करीबन 13.5% पे आके बने हुए हैं, जो कि पहले केवल 8.5% के थे। साथ ही साथ जो कस्टमर मिक्स और प्राइसिंग है उसका भी फायदा अच्छा खासा यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सारे ही फैक्टर्स इस टाइम पे डिलीवरी के फेवर में काम कर रहे हैं, जिसके बाद 20% की ग्रोथ यहाँ से और एक्सपेक्टेड है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंश्योरेंस पॉलिसी की मिस सेलिंग पर इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने सख्ती दिखाई है। अब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना कमीशन कमाने वाले थर्ड पार्टी एजेंट्स, ब्रोकर्स और एग्रीगेटर्स को अपनी जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ेगी और गलती करने पर पेनल्टी भी 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाले ग्राहकों को मिस सेलिंग से बचाने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI सख्त कदम उठाने जा रहा है। इसके दायरे में जितने भी बड़े एजेंट्स, ब्रोकर्स या फिर जो वेब एग्रीगेटर्स हैं वो सभी शामिल होंगे। दरअसल IRDAI ने अपने जो इंटरमीडिएट्स के नियम हैं उसमें बदलाव करने के लिए प्रपोजल भेजा है। इसके तहत जितने भी बड़े इंटरमीडिएट्स हैं जिनकी कमाई सालाना कमीशन के तौर पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन तमाम लोगों को डिस्क्लोजर देना होगा, यानी कि अपनी कमाई, तमाम लेन देन, डिविडेंड से इनकम, जितनी भी डिटेल्स हैं वो वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी पड़ेगी और साथ ही साथ रेगुलेटर को भी ये तमाम जानकारियां भेजनी पड़ेंगी। जो प्रपोजल के मुताबिक दूसरा बड़ा प्रस्ताव है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने में अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी करता है तो उसके ऊपर जो मौजूदा 1 करोड़ रुपए का फाइन था, जुर्माना था, उसको बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। तीसरा जो बड़ा बदलाव इस नियम में किया गया है वो ये किया गया है कि जो भी पॉलिसी बेचेगा और जो भी पॉलिसी के लिए जिम्मेदार, बेचने के लिए जिम्मेदार होगा, उन तमाम लोगों की टैगिंग की जाएगी। यानी कि पूरी एक चेन सिस्टम होगा जिससे पता लगाया जा सकेगा कि किस व्यक्ति ने किसके सुपरविजन में इस पॉलिसी को बेचा है, ताकि क्लेम लेते वक्त कोई भी डिस्प्यूट होने पर उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सके या उसकी जवाबदेही तय की जा सके। इसके लिए जो हर कंपनी को कहा गया है कि अपने ब्रांच में एक कारपोरेट पर्सन या कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तैनाती की जाए। तो ये तमाम बदलाव प्रपोज किए गए हैं और 10 जुलाई तक तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पर अपनी राय देनी है। उसके बाद इस नियम को लागू किया जा सकता है। अब खबरें खेलों के दुनिया से। सबसे पहले बात महिला T20 वर्ल्ड कप की। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के साथ हुए मुकाबले में भारत को अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा। मैनचेस्टर में साउथ अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। हालांकि भारत के पास अभी भी सेमीफाइनल में जाने का मौका है। भारत 25 जून को बांग्लादेश से भिड़ेगी। इस मैच में जीत दर्ज करने पर सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। और अब खबरें फीफा वर्ल्ड कप से। फीफा वर्ल्ड कप में 11वें दिन हुए मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट के इतिहास में अपनी पहली जीत दर्ज की। मिस्र अपना पहला वर्ल्ड कप 1934 में खेला था। वहीं बेल्जियम और ईरान के बीच मैच 0-0 की बराबरी पर रहा। इधर केप वर्डे ने शानदार खेल दिखाते हुए 2 बार की विश्व चैंपियन उरुग्वे को 2-2 से ड्रॉ पर रोका और स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराया। वही फीफा वर्ल्ड कप में आज रात होने वाले मुकाबले बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और फ्रांस के किलियन एम्बापे आज अपना जलवा दिखाएंगे। अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से रात 10:30 बजे होगा, तो दूसरा मैच फ्रांस और इराक के बीच रात 2:30 बजे होगा। वही तीसरा मुकाबला नॉर्वे और सेनेगल के बीच सुबह 5:30 बजे से होगा। वही जॉर्डन और अल्जीरिया सुबह 8:30 बजे आपस में भिड़ेंगे।
अब आपको बता दें, मुंबई के पास बदलापुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक लग्जरी BMW कार भीषण हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जब गाड़ी चलाने वाले ने नियंत्रण खो दिया और कार हाईवे की फेंसिंग में जा टकराई। जानकारी के मुताबिक कार में सवार युवक जन्मदिन की पार्टी मनाकर मुंबई लौट रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि हादसे के वक्त वो सोशल मीडिया पर लाइव थे। तेज रफ्तार और लाइव वीडियो बनाने की लापरवाही इस हादसे की बड़ी वजह मानी जा रही है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।